guys, I Arun Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's lecture, we are going to start with class 10th Geography chapter 2 named as Forest and Wildlife Resources. As in our previous chapter, resources, we have discussed about what are resources. We have discussed about natural resources and human-made resources, right? What are resources? Everything that is present in our environment and that has the ability to satisfy our needs is called as a रिसोर्स. ऐसी सारी चीजें जो इस एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज. लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैंड एंड सॉइल एज अ रिसोर्स. हमने डिस्कस किया था लैंड प्रोवाइड अस अ स्पेस टू लिव ऑन, राइट? लैंड हमें जगह देता है ताकि हम उस पर घर बनाएं और रह सकें, तो ये हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है. वाटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ रिसोर्स. इट helps us to satisfy our thirst. Similarly, wildlife and forest also serves as a resource. Both of them are directly or indirectly connected with each other. जब भी हम forest का नाम सुनते हैं, the one thing that come in our mind is lots of trees and animals, and that is our wildlife. If you have heard of two terms, flora and fauna, that is animals and plant organisms, right? Plants. Forest and wildlife, we are going to discuss this, how this forest and wildlife serves as a resource to us. So let's have a look to the definition. Resources. Everything that is present in our environment that satisfy our need is called as a resource. जो भी चीजें इस environment में present है और हमारी need को satisfy कर रही है is termed as a resource. अब हमने ये तो पढ़ लिया resource क्या होते हैं, but habitat क्या होता है? What is a habitat? It is a place where organisms live. Habitat एक वो place है जहाँ पे organisms रह रहे हैं. अब organisms जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, एल्गे, फंगाई, ये सारे क्या है? सब ऑर्गेनिजम्स एक प्लेस पे रह रहे हैं. वहां पे प्लांट्स भी हो सकते हैं. इट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस दैट एन ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टू एग्जिस्ट. ड्वेलिंग प्लेस भी बोला जाता है हैबिटेट को, होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. हैबिटेट क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स का एक होम है. हैबिटेट में हमें वो सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होती है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है. अब ये जो हैबिटेट है ये दो तरीके का हो सकता है. अब हैबिटेट तो हमने पढ़ लिया क्या है? इट प्रोवाइड अस अ स्पेस टू लिव ऑन, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हमें होती हैं, इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस होती हैं जो कि हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल के लिए. बट इसमें हम क्या करते हैं? गैदर फूड करते हैं, एयर मिलती है, शेल्टर मिलता है. हैबिटेट हमें इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस लाइक क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी जो हमारे सर्वाइवल के लिए एप्ट होंगी? दैट आर शेल्टर होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, हाउस होना चाहिए, फूड होना चाहिए, है ना? ये सारी चीजें जो है ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? हैबिटेट. अब ये जो हैबिटेट है ये दो तरीके के होते हैं, दैट इज terrestrial habitat and aquatic habitat. When we talk about terrestrial habitat, they are the ones found on the lands. ऐसे habitat जो कि land मतलब जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, उन habitats को क्या बोला जाता है? terrestrial habitats. अब इनमें क्या आ जाएंगे? हमारे forest आ गए, grasslands आ गए, deserts आ गए. ये सारे क्या है? terrestrial habitat. डेजर्ट, राजस्थान हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट है, ठीक है. अब इसका एग्जांपल यहाँ पे कौन रहेंगे? टाइगर, एलिफेंट एक्सेट्रा. इस हैबिटेट में कैसी वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी? टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सब कहाँ पे रहते हैं? जमीन पे. लिपर्ड हो गया, ये सारे एनिमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? जमीन पे. दैट इज आवर लैंड. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वाटिक हैबिटेट, हियर it is a habitat with water which includes area that are permanently covered by water such as ponds, rivers and oceans. जो भी habitat या जो भी living life जो है, plants, whether animals, जो भी survive कर रहे हैं under the water, that they come under this aquatic habitat. अब इसमें कैसे आ जाएंगे? डक्स, फिशेज हमने देखा ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ponds में, पानी के अंदर. इनका habitat कैसा है? aquatic habitat. So before starting this chapter, ये एक brief introduction था कि forest and wildlife start करने से पहले हमने कि resources क्या होते हैं, habitat क्या होता है, habitat कितने तरीके का होता है. resources हमें समझ में आ गए.
हैबिटेट हमें समझ में आ गया होगा आई थिंक. हैबिटेट क्या है? अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम. इट प्रोवाइड्स अ होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये हमें सारी ऐसी इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करता है जिससे हम जी सके. जैसे कि एयर, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, फूड, शेल्टर, सिलेक्शन ऑफ मेट, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड होती हैं. उससे हमारी क्या है, लाइफ की जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है. एंड देन इट इज ऑफ टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? It is all the different kinds of life you will find in an area. The variety of animal, plants, fungi, even microorganisms like bacteria that make up our natural world. देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? एक ऐसा एरिया जहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर एंड दे मेक अप आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. उस जगह को क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी. अब उस जगह पे आपके प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप फॉर इट. ठीक है, तो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे फंगाई, ये सारी जो चीजें हैं ये एक जगह ही प्रेजेंट है, एक एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. उस चीज को क्या बोलते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी. Now, biodiversity supports everything in nature. Biodiversity क्या करती है? हर चीज को सपोर्ट करती है जो कि नेचर में हो रही है. We need to survive. Food, water, medicine, shelter, without which we can't survive. Biodiversity जो है हर चीज को सपोर्ट करती है. हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान. यही बोलते हैं हम in general terms. For a human to lead a good life, they require house, food and shelter. House, food and clothes, right? So biodiversity हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं. हमने पढ़ा था इससे पहले हैबिटेट, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, राइट. अब ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या प्रोवाइड कर रही है हमें? वो सारे नेचुरल सर्कमस्टांसेस जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. वही चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? हैबिटेट में. पर हैबिटेट क्या है? प्लेस है जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, भले वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो. हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हैबिटेट क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है? बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स. तो जब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तो हमें क्या आता है? इसके अंदर कैसे कैसे आते हैं? फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड्स हो, राइट. इसमें एनिमल्स होने चाहिए, इन सब के बारे में कि इनका हैबिटेट, इनकी सराउंडिंग्स, इनका लिविंग कैसा है और ये हमारे लिए एज अ रिसोर्स कैसे काम करते हैं. दैट्स वाई ये सारी टर्म्स हमें इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है. ओके, नाउ ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे कितने तरीके की है? 3 तरीके की. हैबिटेट हमने पढ़ा था, वो हमारे कितने तरीके का था? 2 तरीके का. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल द हैबिटेट दैट इज प्रेजेंट ऑन लैंड, जमीन पे जो है, और एक्वेटिक जो कि पानी के अंदर है. नाउ अब हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. ये 3 तरीके की है: स्पीशी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है. A variety of different types of species found in a particular area. It is the biodiversity at the most basic level. Species ranging from प्लांट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखो एक जगह पर बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं. फिर एनिमल्स में भी जैसे एल्गी भी है, फंगाई भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रजातियां वहां पे प्रेजेंट है. तो वो क्या होती है? एक स्पीशी की डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरीके की. सपोज अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अलग अलग तरीके के ह्यूमंस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है. ह्यूमंस जो है वो दे डोंट लुक अलाइक, ठीक है. हर ह्यूमन डिफरेंट है, उसकी क्वालिटीज डिफरेंट है, उसकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, हर चीज ह्यूमन की डिफरेंट है. एक्सेप्ट ट्विन्स जो कि बिल्कुल ही आइडेंटिकल हो, उनके अलावा तो वी रियली सी दैट 2 ह्यूमंस लुक अलाइक ईच अदर, राइट. सो उनकी जो क्वालिटीज है, और अगर वो एक जैसे दिख भी रहे हैं तो उनकी हैबिट्स अलग है, उनकी आदतें अलग है, उनको कुछ अच्छा लगता है, एक को वो अच्छा नहीं लगता, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन आइडेंटिटी, राइट. ह्यूमन लुक्स डिफरेंट. ये हुई हमारी क्या? स्पीशी की डाइवर्सिटी. अब सपोज हमने
कोई भी स्पेशली ह्यूमंस है तो मैंने जैसे बताया ह्यूमंस जो है वो सब अलग अलग तरीके से ही दिखाई देते हैं. सेकेंड इज आर जेनेटिक डाइवर्सिटी. व्हाट डज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स? Every individual of a particular species differ from each other in the genetic constitution. That is why every human looks different from each other. यहाँ तो हमने पढ़ लिया स्पीशी डाइवर्सिटी में. सपोज एल्गी है तो हर एल्गी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, या ह्यूमंस है तो हर ह्यूमन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, उनकी क्वालिटीज डिफरेंट है. पर ये तो हमने पढ़ लिया स्पीशी डाइवर्सिटी में. बट ये जो डिफरेंस आ रहा है स्पीशीज में, ठीक है, कि हम एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, तो ये इसका रीजन क्या है? What is the reason behind it? The reason is the genetic material. Genetic material जो है वो हमारा डिफरेंट है. अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? इट्स डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट. तो ये जो डीएनए है, जीन है, यही क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं एक जनरेशन से, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये ऐसा नहीं है, इसमें ये अलग है, इसमें ये अलग है. हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता जाता है और हम डिफरेंट तो लगते ही हैं. अब ऐसे ही, ये तो हमने ह्यूमंस की बात की. अब जो प्लांट्स हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ये सारे भी, इनके अंदर भी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है और इससे क्या है? इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. We are done with species diversity, genetic diversity. Now ecological diversity. Ecosystem is the collection of living and non-living organisms and their interaction with each other. Ecosystem क्या है? Collection of living and non-living organisms. जहां पे भी living है उनमें हम क्या बात करेंगे? Plants and animals and non-living, everything which doesn't have life. Right? They are called as non-living. So we have studied about bartic and abartic components, right? So, और जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, उनके इंटरैक्शन में ये इकोसिस्टम हमारा हेल्प करता है. इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी refers to the variation in plants and animal species living together and connected by each other. अब देखो, इस environment के अंदर एनिमल्स भी रह रहे हैं, है ना, प्लांट्स भी प्रेजेंट है, ह्यूमंस भी रह रहे हैं, बट हम सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से कहीं ना कहीं. हाँ, कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है, कोई डीकम्पोजर है. तो इसका क्या मतलब हुआ? हम सब क्लोज नेटेड वेब में रहते हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है, राइट. तो अब हम ये पढ़ते हैं फूड चेन. फूड चेन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर कंज्यूम्ड इन अ लीनियर ऑर्डर पासिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी अलोंग द वे. फूड चेन के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कंज्यूम होते जाते हैं और वो क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करते हैं, उसको बोला जाता है फूड चेन. फूड चेन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी शो करती है विद इन एन इको सिस्टम. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये फूड चेन है. यहाँ पे सपोज ग्रास है, ठीक है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने. तो ये तो क्या होगा? प्रोड्यूसर. यहाँ पे प्लांट या जो ग्रास है वो क्या है? प्रोड्यूसर है. इसको किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने. ग्रास हॉपर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर. क्यों? क्योंकि इसने इसको खा लिया है. आफ्टर दैट फ्रॉग ने खा लिया किसको? grasshopper को. So it is a secondary consumer. Then snake, it is a tertiary. Hawk, that is final consumer. इसने फाइनली खा लिया. अब ये जो है इसकी डेथ हो गई. अब इसकी डेथ होने के बाद इसकी बॉडी जो है उसको फंगाई ने किसमें? तोड़ दिया, ठीक है, और डिकम्पोज कर दिया और उसकी बॉडी से क्या? न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस किए. सो दैट्स व्हाई ये जो पॉइंट है लास्ट का, ये क्या हो जाता है? डिकम्पोजर. ये है हमारी फूड वेब. इसमें हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. और ये तो क्या है? हमारी फूड चेन. एंड फूड वेब क्या है? इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया व्हाट इज अ फूड चेन. गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीशीज. स्पीशीज, a group of living organism constituting of similar individual capable of एक्सचेंजिंग जीन्स एंड इंटरब्रीडिंग. देखो, स्पीशी क्या होती है? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या है? एक साथ रहते हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स. मतलब ह्यूमंस है तो हम सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं बट हम डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ आवर जेनेटिक मटेरियल्स, इन टर्म्स ऑफ आवर जीन्स, लाइक हेरिडिटी.
कि हमारे कोई लंबा है तो लंबे ही है, कोई छोटा है तो छोटी, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे डिफरेंस हो सकते हैं। बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, हमने इन जो स्पीशीज है इनको क्लासिफाई किया है 6 में। पहला क्या है, नॉर्मल स्पीशीज, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। देखो नॉर्मल स्पीशी क्या होती है, ऐसी स्पीशी जिसका पॉपुलेशन जो काउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कि हाँ ठीक है ये जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है और ये एक्सटेंट नहीं होंगी, तो वो स्पीशीज क्या कहलाएंगी, नॉर्मल स्पीशीज। जैसे कि हमारे कैटल्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, पाइन्स हो गए। एंडेंजर्ड स्पीशीज, स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर डेंजर है, मतलब खतरा है कि ये स्पीशीज अभी तो प्रेजेंट है, बट अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स है सच एज हम क्या है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम हंटिंग कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, तो ये क्या है, स्पीशीज जो है वो खत्म होती जाएंगी धीरे धीरे। उनपे ये डेंजर है कि लोग हंट करेंगे या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज को कट डाउन किया जा रहा है, फॉरेस्ट खत्म किए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। उनपे डर मंडरा रहा है कि वो एक्सटेंट हो सकती है, ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनोस, ब्लैक बग, ठीक है, ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। नाउ वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है, पॉपुलेशंस हैज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी। देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जो एक्सटेंट हो सकती है, अभी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, पर फ्यूचर में अगर नेगेटिव फैक्टर्स लाइक हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो ये खत्म हो सकती है। और वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है और वो किस में आ चुकी है, ऑलरेडी एंडेंजर्ड वाली फॉर्म में आ चुकी है, ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है, वल्नरेबल स्पीशीज। एशियाटिक एलिफेंट्स, गैंगेटिक डॉल्फिन्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अभी हमने 3 टाइप्स की स्पीशीज पढ़ ली। फर्स्ट इज नॉर्मल स्पीशीज, इनकी पॉपुलेशन ठीक है बिल्कुल, कि हाँ ये एप्ट है, लाइक कैटल्स, रोडेंट्स, ठीक है, देयर एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। नाउ रेयर स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज होती हैं रेयर जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती है, मतलब ये हिमालयाज में ही पाई जाएंगी, ये डेजर्ट में नहीं पाई जाएंगी, राइट। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एन एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन की स्पीशीज होती हैं और अगर इन पे भी नेगेटिव फैक्टर जो है वो किया जाए तो ये क्या हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी। एंड इसके एग्जांपल्स हैं आपके वाइल्ड एशियाटिक बफेलो एंड हॉर्नबिल। फिर आता है एंडेमिक स्पीशीज, स्पीशीज फाउंड इन ओनली स्मॉल पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और ज्योग्राफिकल डिविजन्स। देखो एंडेमिक स्पीशीज जो है ये भी क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन में और एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड हो रही है। और रेयर स्पीशीज भी क्या है, ये भी एक स्मॉल पॉपुलेशन है और अगर इन दोनों में ही नेगेटिव फैक्टर्स सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग कंटिन्यू रहे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एक्सटेंट स्पीशीज, स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड, ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में, वर्ल्ड में, कॉन्टिनेंट में बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, वो कहीं पे भी देखे ही नहीं जाते। सपोज हमें पता है कि ये स्पीशीज जो है ये हिमालयाज में मिलती है, ये स्पीशीज डेजर्ट में मिलती है, हम वहां जाके ढूंढ रहे हैं कि हम उनको लुक कर रहे हैं कि हमें उनकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत भी मिल जाए, बट वी आर नॉट फाउंडिंग नन। सो whose population have been extinct completely are regarded as extinct species. Endangered क्या है, verge of extinction है, और extinct क्या है, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, वो species हमारे यहाँ पर present नहीं है। इसके एग्जाम्पल एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक। We have discussed that Asiatic cheetah belongs to our extinct फॉर्म ऑफ स्पीशीज। एक्सटेंट स्पीशीज मतलब ऐसी स्पीशीज जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व आज के टाइम में ना इंडिया में है, ना एशिया में है, ना किसी कॉन्टिनेंट में है, ना ही वर्ल्ड में है, ठीक है, वो स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी हैं। अब हमें देखना है एशियाटिक चीतास हैं क्या, कैसे हुए ये एक्सटेंट और कब इनको एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया कि ये कहीं पे भी नहीं पाए जा रहे हैं। वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल हु मूव्स एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग मैमल है ये, और ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं। Prior to 20th century, cheetahs were widely distributed in Africa and Asia. Africa and Asia में बहुत ज्यादा एशियाटिक चीताज ये जो है पाए जाते थे। Today the Asian cheetah is nearly extinct due to
decline of available habitat and prey. The species were declared extinct in India long back in 1952. इंडिया के अंदर इन एशियाटिक चीताज जो है इनकी स्पीशीज को एक्सटेंड मान लिया गया है, जिसका मतलब क्या है कि इंडिया में कहीं पे भी एशियाटिक चीताज नहीं पाए जाते हैं, इनकी स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बैक इन 1952. अब हमने ये तो पढ़ लिया स्पीशीज, हैबिटेट्स, इकोसिस्टम, है ना, रिसोर्सेज, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया. पर हमें ये इतना समझ में आ गया कि हम जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ये हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर इन्वायरमेंट में हमारी अवेलेबिलिटी के लिए चीजें प्रोवाइड है तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उनकी एब्सेंस होगी तो हमारे लिए अपना जीवन जीना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एयर नहीं आ रही तो हम नहीं रह सकते. इफ वी आर नॉट गेटिंग वाटर, पानी नहीं है, पानी की स्कार्सिटी हो गई, प्यासे मर रहे हैं हम, तो हम अपनी लाइफ को सोच सकते हैं विदाउट वाटर? नो, वी कांट थिंक आवर लाइफ without water. What is a very important and very essential for our living, राइट? अगर हमारे पास रहने के लिए लैंड नहीं है, ठीक है, अगर हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है, जानवर खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे हम उन्हें खाते हैं, हमारी पूरी क्या इकोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी. जैसे कि मैंने आपको फूड चेन में बताया था कि हर एक चीज जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है. अगर एक भी चीज में डिस्टर्बेंस होगी तो हमारी पूरी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. तो अब हमें ये तो समझ में आ गया, बट हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की नीड क्यों है, हमें इसे बचाने की नीड क्यों है? अपने सर्वाइवल के लिए. अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी लीड करें, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी अच्छी जिंदगी लीड करे, तो वी नीड टू कंजर्व इट. हमने ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि हम कंजर्व कर सके किसको? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को. क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल, हमारी लिविंग्स के लिए. और प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जैसे हमने पढ़ा एशियाटिक चीताज जो है वो एक्सटेंट हो गए हैं, तो इसने क्या चलाया? एक प्रोजेक्ट टाइगर. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Discussed why we have to conserve our forest and wildlife resources. Now we are going to discuss about what are the steps taken by the central and the state government to conserve our wildlife resources. So step सबसे पहला वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 के अंदर. इसका एम क्या था? प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज. हम पढ़ चुके हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जो वर्ज पे है किसके? एक्सटेंशन के. मतलब उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और अगर नेगेटिव फैक्टर्स सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग होते रहे तो वो क्या होगा? एक्सटेंट हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी. ऐसी चीजों से उनको प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? बैन कर दी गया है हंटिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ट्रेड जैसे कि वुल के लिए, उनकी स्किन के लिए, है ना, ट्रंक ऑफ एलिफेंट, तो उसके लिए उन सब चीजों के लिए क्या करते थे? हम एनिमल्स को मार देते हैं और अपनी ग्रीड को फुलफिल करते हैं. तो गवर्नमेंट ने ऐसे एरियाज में क्या किया? बैन लगा दिया हंटिंग पे, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. इन्होंने क्या किया? एक तो नेशनल पार्क्स के डेवलपमेंट करे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, ताकि क्या है ये लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें. अब हमें पता होना चाहिए नेशनल पार्क्स क्या है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है. तो नेशनल पार्क्स एरिया सेट बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट. ऐसे एरियाज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, और इनमें जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल नेचुरल है, जैसा है इन्वायरमेंट वैसा का वैसे ही उसको कंजर्व किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है. ठीक है, वहां के फ्लोरा और फोना को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. द लैंडस्केप्स एंड इट्स फ्लोरा एंड फोना आर प्रेजेंट इन देयर नेचुरल स्टेट. उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. ये जो नेशनल पार्क है ये इंडिया में टोटल 106 है और कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 44378 स्क्वायर किलोमीटर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर 5 नेशनल पार्क है. कौन कौन से? रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि कहां पे है? सवाई माधोपुर. सरिस्का नेशनल पार्क अलवर. केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर. डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर एंड मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क दैट इज इन कोटा. ये 5
नेशनल पार्क्स हैं जो कि कहाँ पे सेटअप है, राजस्थान में। और इंडिया के अंदर टोटल कितने, 106। Now when we talk about wildlife sanctuary, they are naturally occurring areas that are meant to protect the endangered species. Wildlife क्यों बनाई जाइए, ऐसी species को protect करने के लिए जो क्या endangered हो रही हैं। That means they are on the verge of extinction, बिल्कुल किनारे पे है कि ये अब खत्म होने वाली हैं। ये एक अलार्म है कि आप इनको प्रिजर्व कर लो, कंजर्व कर लो, राइट, फ्रॉम हंटिंग, पॉचिंग एंड प्रेडेशन। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो एग्जांपल्स हैं सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। दैट्स ऑल फॉर आर दिस स्टेप। ठीक है, नेशनल पार्क्स क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, ये सारी चीजें क्या है, किसने की है, हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स किए। अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट है ना, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइगर, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1973। 1973 के अंदर एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। क्यों चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, वाई स्टार्टेड, क्यों, क्योंकि 1973 के अंदर जो हमारे लोग थे, उनको हमारी जो अथॉरिटीज थी, फॉरेस्ट अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि जो हमारे टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड थी 55,000, राइट, 5,500, और ये जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन हो गई किस पे, 1827 पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशी बन जाएंगे, और एंडेंजर्ड के बाद ये क्या बन जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते ये क्या एक दिन एक्सटेंट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या सवाल होता है कि हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, और इनको कंजर्व करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने स्टेप लिया, और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये स्टार्ट किया 1973 के अंदर, राइट। अब ये जो थी इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों होती जा रही थी, क्यों, क्योंकि ट्रेड किया जाता है टाइगर की स्किन का, इसकी बोन्स जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज की जाती है, ठीक है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है कि हम टाइगर को खाते हैं, बट अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारी नीड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और लैंड के लिए हमें क्या है, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो ये जो इनकी साइकिल है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये जो टाइगर्स हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। श्रिंकिंग हैबिटेट, पॉचिंग फॉर ट्रेड एक्सेट्रा, ये सारे रीजंस थे जिसके कारण क्या है हमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करना पड़ा। अगर हम राजस्थान में बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर्स का रिजर्व हम देखें तो रणथंभौर में, राइट, सरिस्का में, ये सारी जगह हम देख सकते हैं। अब हमने यही नहीं है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ टाइगर को ही प्रिजर्व किया, गवर्नमेंट ने बाकी भी चीजों को प्रिजर्व किया, जैसे कि 1 हॉर्न राइनोज, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। कौन कौन से 3 टाइप है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स, एशियाटिक लॉयंस। गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले रही है ताकि वो क्या है हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले फॉरेस्ट जो है वो कितने तरीके की बताएं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जब हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे तो देखिए मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मतलब जितना टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना उसका हाफ, मतलब हाफ से भी ज्यादा एरिया किसको बोल दिया गया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट माने जाते हैं एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। जहां बात आती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करने की तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट कौन से माने जाते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, इट्स जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला एंड एक्सेट्रा। आफ्टर दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब टोटल जो है 1/3 एरिया जो है वो क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान में। देन unclassed forest, they are other forest and other wastelands belonging to both government। ऐसे फॉरेस्ट और वेस्टलैंड जो गवर्नमेंट भी है उसमें इन्वॉल्व, कम्युनिटीज भी उसमें इन्वॉल्व है, और उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं। ऐसे तरीके के फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। अब जब ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं और ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक कैसे फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर टिम्बर एंड फॉर अदर
commodities, right? So this is all about the forest distribution, types of forest. There are 3 types of forest: reserved forest, protected forest, and unclassed forest. We have studied that how government, central government, whether state government has taken steps for the conservation of our wildlife and forest life. But now we are going to discuss about how the community, how we as an individual contribute to the conservation of our forest and wildlife resources. So पहला है सरिस्का टाइगर रिजर्व. अब सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है हमें पता है कहाँ पर है, अलवर में. अब यहाँ पे हुआ क्या था, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग. वहां पे माइनिंग हो रही थी और वो लोग जो विलेजर्स थे उन्होंने फॉट किया क्या कि हम जो है ये टाइगर्स जो है या वाइल्ड लाइफ जो है हम उसको क्या है प्रिजर्व करेंगे. उन्होंने वहां लड़ाई की. इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेजेस इन अलवर डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरोदेव, द कोव, संचोरी, डिक्लेयरिंग ओन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. और इन लोगों ने वहां पे क्या कर दिया, ये कर दिया कि हंटिंग जो है वो बैन है और कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हम किसको, वाइल्ड लाइफ को, फ्रॉम फर्दर आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स, बाहरी कोई उन पे अटैक ना करे. यहाँ पे ये जो एरिया है 1200 हेक्टेयर का, इसको हमने भैरव द कोव संचोर नाम दे दिया है. और यहाँ पे उन्होंने 5 विलेजेस के इनहेबिटेंट्स जो लोग थे उन्होंने मिलकर इस जगह को पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया और वहां पे उन्होंने क्या हंटिंग को बंद करवा दिया. दूसरा चिपको मूवमेंट. चिपको का मतलब ही क्या होता है, हक करना. ठीक है, चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट है. ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था जहां पे क्या है डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट मूवमेंट था, जिसके अंदर ट्रीज को काटने आ रहे थे तो बहुत सारी लेडीज ने जाकर क्या कर लिया था, ट्रीज को हक कर लिया था और उनको काटने से रोका था और ये सक्सेसफुल भी हो गए थे, राइट. सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट के हम फादर ऑफ चिपको मूवमेंट भी बोलते हैं उन्हें. ठीक है, और ये सक्सेसफुल मूवमेंट था. देन बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी. बीज बचाओ आंदोलन, ये लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स. कि हमें डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना चाहिए बट उसमें हमें सिंथेटिक केमिकल्स का यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हमें क्या आजकल एक टर्म आ रही है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए. तो आजकल क्या है, हम सिंथेटिक केमिकल्स का इतना यूज करते हैं, है ना, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आर्टिफिशियली जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो कराया जा रहा है, वो नहीं करना चाहिए. वो क्या डैमेज कर रहा है हमारी वाइल्ड लाइफ को, एज वेल एज अस ऑल्सो. नाउ सेक्रेड ग्रोव. सेक्रेड ग्रोव्स क्या है, हम ये जानते हैं कि आर्यंस के टाइम से ही, हमारे पुराने टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पुराने टाइम से ही हम क्या है पेड़ों की पूजा करते हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुलसी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट. नीम को हम मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज करते हैं, पूजा होती है. ठीक है, तो इन सबको हम क्या है सेक्रेड मानते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी ये सारा पहुंचे. आई होप इट इज क्लियर नाउ. ऐसे कुछ मूवमेंट्स थे जो कम्युनिटीज ने स्टार्ट किए ताकि वो क्या है कंजर्व कर सके. ऐसे एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता था, वहां पे विलेजेस में लोगों को सेटअप किया जाता था कि आप लोग जो है यहाँ का एरिया जो है कंजर्व करोगे, ये ध्यान रखोगे कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. So this is the end of this chapter. We are done with this chapter named as Forest and Wildlife Resources. In this chapter we have discussed everything that is given in your NCERT, which will be beneficial for your exam. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. And thank you for watching.